नमस्कार। एमपी में इस समय चल रहे हैं त्रैमासिक परीक्षा यानी कि क्वार्टरली एग्जामिनेशन और 16 सितंबर को क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का पेपर हुआ। तो हम इस वीडियो में देखेंगे इसी पेपर को। ये पेपर एमपी के सभी जिलों में होना था, लेकिन बारिश के चलते हुए कुछ जिलों में पेपर कैंसिल हुआ, तो उनकी नई डेट आएगी। तो अभी जहां ये पेपर हुआ है वहां का हम पेपर देख लेते हैं। इसका समय था 3 घंटे और 75 मार्क्स का ये पेपर था। इसमें से प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक में 30 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आए, 2 अंक के 12 प्रश्न आए और 3 अंक के 3 प्रश्न आए और 4 अंक के भी 3 प्रश्न आए। अभी जो 4 अंक के 3 प्रश्न है, इसमें से एक मानचित्र आधारित प्रश्न था। तो हम इसमें देखने वाले हैं, वीडियो में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे और मानचित्र को देखेंगे। रेक्टाफिकेशन की जगह पे कॉन्सेप्ट को क्लियर हम करेंगे। मैं दीपिका कुशवाहा, चलिए मेरे साथ हम देखते हैं सामाजिक विज्ञान का ये पेपर। पहला प्रश्न, हमें सही विकल्प चुनना था 4 में से। तो प्रश्न है, सेल और धातुएं किस प्रकार का संसाधन होती हैं? धातु यानी कि लोहा, तांबा, पीतल और सेलें किस प्रकार का संसाधन है? तो ये अजैविक संसाधन है, क्योंकि ये जीवित चीजों से नहीं बने हैं। अजैविक संसाधन, ठीक है, इनमें जीवन नहीं होता। निम्नलिखित में से स्थायी वनों को सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में? स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में है? तो सबसे ज्यादा स्थायी वन हमारे कहाँ मिलते हैं? मध्य प्रदेश में मिल जाते हैं। तो सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 4, बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को क्या कहा जाता है? ये जानने से पहले कि निवासियों को क्या कहा जाता है, हमें पता होना चाहिए कि बाल्कन क्षेत्र क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बाल्कन क्षेत्र क्या है, कहाँ है, किस महाद्वीप में पड़ता है। तो ये मानचित्र में हम देख रहे हैं, यूरोप का मानचित्र है और इसमें एक सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये रहती है कि यूरोप का मानचित्र एशिया के मानचित्र से कैसे अलग होता है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये आपको दिख रहे हैं उठा हुआ हिस्सा, ये है यूराल पर्वत श्रृंखला। ठीक है, फिर यहाँ पर ये है आपकी यूराल नदी, फिर ये कैस्पियन सी है, कैस्पियन सागर, और ये है आपके काउकेकस माउंटेन। तो ये जो आपको भौतिक प्रदेश दिख रहे हैं, ये एशिया और यूरोप को अलग करते हैं। इन दोनों महाद्वीपों के बीच में सीमा बनाने का काम करता है। तो हम यहाँ देखते हैं, ये हमारा पूरा यूरोप है, यहाँ ये अफ्रीका से अलग होता हुआ, और ये हमारा पूरा यूरोप है। इस यूरोप के सबसे दक्षिण में, सबसे नीचे देखिए, ये दक्षिणी क्षेत्र में आपको ये जो उठा हुआ हिस्सा दिख रहा है, ये जो पहाड़ी क्षेत्र है, इस पहाड़ी क्षेत्र के पहाड़ों को हम, माउंटेन्स को हम बाल्कन्स पर्वत या बाल्कन्स माउंटेन बोलते हैं। और इस पहाड़ी क्षेत्र में बाल्कन्स पहाड़ी जो पहाड़ों का जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो देश आते हैं उनको हम बाल्कन कंट्रीज कहते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कौन कौन सी कंट्रीज इस क्षेत्र में पड़ती हैं। तो हमारी स्लोवेनिया, क्रोएशिया, हंगरी, बोस्निया हर्गोस्वानिया, मोंटेनिग्रो, सर्बिया, मकदूनिया, अल्बानिया, ग्रीस, और ग्रीस का ये जो एथेंस है, आपने सुना होगा ग्रीस और एथेंस, वो यही है, बुल्गारिया और टर्की। तो ये सारे देश आपके कहलाते हैं बाल्कन्स देश। और यहाँ के जो लोग होते हैं इनको कहा जाता है स्लाव। ठीक है, जो बाल्कन्स के जो लोग होते हैं उनको स्लाव लोग या स्लाव पीपल्स कहते हैं। तो बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को क्या कहा जाता है? स्लाव। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका में एल डोराडो क्या है? तो दक्षिण अमेरिका में, जो साउथ अमेरिका है, जो हमारा ऊपर का नॉर्थ अमेरिका है, नीचे हमारा जो साउथ अमेरिका पड़ता है, तो यहाँ पर एक किदवंती चलती है, यानी कि कथा है पुरानी, और वो सच है नहीं पता। तो उसके हिसाब से एल डोराडो एक सोने के शहर का नाम है, मतलब एक शहर है जो पूरा सोने से बना हुआ है, तो उसको एल डोराडो कहते हैं। इसके पीछे कहानी क्या है वो हम थोड़ा देख लेते हैं। आपने केजीएफ मूवी में इस शब्द को सुना होगा, अगर आपने मूवी देखे तो। कहानी क्या है कि एक मुइस्का नाम की जाति है, उसकी जो मुखिया है, उन रिवाजों के अकॉर्डिंग सोने का धूल से खुद को लपेटते हैं और उनकी जो पवित्र झील है उसमें जाकर के वो डुबकी लगाते हैं, और वहां पे जो उनकी खजाने की देवी है, उनकी जो पवित्र देवी है, उनसे वो खजाने की पेशकश करते हैं। तो इस तरह की कहानी है एल डोराडो की। और ये एक
क्या बोलते हैं, आप देख रहे हैं ये है मुइस्का का बेड़ा जो कि सोने का बना हुआ है। इस समय ये आपको अगर देखना है तो आपको जाना पड़ेगा कोलंबिया के बुगाटो में जो गोल्ड संग्रहालय है वहां पर ये रखा है। इसको आप और देख सकते हैं पिक्चर में कि ये कहानी, ये बेड़ा है इनका और ये इनके सरदार है, सोने के धूल में लपेटे हैं और देवी से ये प्रार्थना करने अपने पवित्र झील में गए हैं। अब अगले प्रश्न पे हम आते हैं। HDI, जब भी इंग्लिश के शब्द हिंदी में लिखे मिले तो पहले उन्हें इंग्लिश में लिखो तो समझ अच्छे से आता है। HDI। अब ये HDI का पूरा नाम क्या है? तो H से ह्यूमन, D से डेवलपमेंट, I से इंडेक्स। थोड़ा और देखते हैं, इसको समझते हैं क्या है। HDI को कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हिंदी में कहें तो मानव विकास सूचकांक। ठीक है, मानव विकास सूचकांक में 3 सूचकांक होते हैं जिनके आधार पे हम पता करते हैं कि किसी देश में मानव का विकास कितना हो रहा है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक 3 है जिनके आधार पे क्या पता किया जाता है कि किसी भी देश में मानव का विकास कितना हो रहा है। और वो 3 सूचकांक कौन सा है? पहला है जीवन प्रत्याशा, पहला है जीवन प्रत्याशा यानी किसी भी देश में लोग कितना जीवित रहते हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा रहता है। दूसरा है वहां की साक्षरता यानी कि वहां के लोग कितने पढ़े लिखे हैं। और तीसरा है उस देश के लोगों की आय या फिर जीवन स्तर। तो ये 3 सूचकांक हैं, इनके आधार पर मानव विकास रिपोर्ट बनाई जाती है और पता किया जाता है कि कौन से देश में मानव का विकास ज्यादा हो रहा है। इस रिपोर्ट में भारत 132वें नंबर पे था, जो 2022 की रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंग भारत 132वें नंबर था। अभी हमने ये जाना मानव विकास सूचकांक 3 है, इसके द्वारा हम क्या बनाते हैं? मानव विकास रिपोर्ट बनाते हैं पूरी दुनिया के देशों के लिए। एक सवाल आता है कि ये बनाता कौन है? तो याद रखना, क्योंकि इसमें विकास की बात चल रही है, मानव के विकास की बात चल रही है, तो इसको कौन बनाएगा? संयुक्त राष्ट्र संघ का जो विकास कार्यक्रम है वो ही इसको बनाता है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इंग्लिश में कहेंगे तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये बनाया जाता है। अगर क्वेश्चन आता है इस तरह से कि मानव विकास रिपोर्ट कौन बनाता है, तो इतना बड़ा लिखने की जगह पे अगर हम UNDP भी लिखेंगे तो भी हमारा आंसर सही होगा, वही शॉर्ट फॉर्म में है। तो मानव विकास सूचकांक मतलब क्या हुआ? मानव विकास सूचकांक मतलब है HDI का फुल फॉर्म मतलब है मानव विकास सूचकांक। अगला देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये देश है, इसमें थोड़ा सा और देख लो, जो ग्रीन कलर के हैं उन वो सबसे टॉप पे है इसमें। और जो हमारे यहाँ पे आप एक देश है छोटा सा, बहुत डार्क दिखेगा आपको, ये वाला जो देश दिख रहा है ये नॉर्वे है और ये नंबर 1 पे रहता है इसमें। अभी अगला प्रश्न देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति। भारत में सघन वन यानी कि डेंस फॉरेस्ट परसेंटेज कितना है? तो सघन वन का जो प्रतिशत है वो 12.4% है। अगला प्रश्न, सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है? तो सरदार सरोवर बांध ये जो हमारा सामने दिख रहा है ये बहुत बड़ा, भारत का दूसरे नंबर का बड़ा बांध है और ये किस राज्य में है? गुजरात में है। और ये गुजरात में किस जगह? यहाँ पर, ये उसमें आता भी है मानचित्र में, तो उसकी लोकेशन देखिए, गुजरात में इस जगह पर हमारी सरदार सरोवर बांध की स्थिति है। अब हम देख लेते हैं कि जो इस सरदार सरोवर बांध है वो नर्मदा नदी पे बनी है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है और ये मध्य प्रदेश और गुजरात से होती हुई कहाँ जाती है? ये आपके खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाके मिल जाती है। नर्मदा नदी पे लगभग 30 बांध है और इसमें सबसे बड़ा बांध, सबसे महत्वपूर्ण बांध ही हमारा सरदार सरोवर बांध है। ठीक है, और ये 4 राज्यों को ना लाभ प्रदान करती है। तो ये जो सरदार सरोवर बांध है वो गुजरात में है, नर्मदा नदी पर है और इसमें 4 राज्यों को लाभ मिलता है, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला फ्रांसीसी कलाकार कौन था? राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला फ्रांसीसी कलाकार का नाम था फ्रेडरिक सोरियो। इसने 4 चित्र बनाए थे और इसके द्वारा
राष्ट्रवाद को दर्शाया था। तो हम देखते हैं वो कौन कौन से 4 चित्र हैं। ये 4 चित्र जो फ्रेडरिक सरियू ने बनाए और राष्ट्रवाद को उसमें उसने दर्शाने की कोशिश की है अलग अलग तरीकों से। तो ये जो पहला चित्र है हमारी किताब में, इतिहास किताब की स्टार्टिंग में हमें दिया हुआ है, तो ये फ्रेडरिक सरियू के द्वारा बनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अंतरराष्ट्रीय एजेंसी मुक्त व्यापार की अनुमति देती है और देशों के बीच आपसी व्यापार पर काम करती है। तो ऐसी अंतरराष्ट्रीय एजेंसी सिर्फ एक है जो व्यापार को लेकर काम करती है, दूसरे देशों के बीच में आपसी व्यापार का सामंजस्य और उसको समायोजन करती है, तो वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड, WTO लिखो इसको डायरेक्ट, क्योंकि इतना लंबा नहीं लिखना है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदी में इसको कहते हैं विश्व व्यापार संगठन। थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। ये इसका लोगो है विश्व व्यापार संगठन का, ठीक है। और इसमें वर्तमान में 168 देश हैं। इसका उद्देश्य है राष्ट्रों के मध्य व्यापार को नियमन करना, ठीक है। पहले इसका नाम गेट था, गेट यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। और ये कब बना? जब भारत हमारा आजाद हुआ, तभी हमारा ये गेट की स्थापना हुई थी। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और भारत इसका संस्थापक देश है, यानी कि जब ये बना तब इसमें जो शामिल देश थे उसमें भारत भी था, ठीक है। तो पहले इसका नाम गेट था। 1995 में इसका नाम चेंज होकर के WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। तो एक मेन बात है हमें क्या याद रखनी है कि जो राष्ट्रों के मध्य व्यापार के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन है। इसका पुराना नाम गेट था और इसका मुख्यालय जिनेवा में, और भारत भी इसका एक संस्थापक देश है। अभी हम देखते हैं, हमारे 2 प्रश्न और बचे हैं इसमें। लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या है? तो जो हमारी लोकतांत्रिक राजनीति किताब है उसमें स्टार्टिंग में ही दिया है कि लोकतंत्र का जो मूल मंत्र है, लोकतंत्र की जो आत्मा है वो है सत्ता की साझेदारी। तो डेमोक्रेसी की जो सोल है वो है पावर शेयरिंग, ठीक है, सत्ता की साझेदारी। अगला क्वेश्चन है, संगठन मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। तो हमने अभी देख लिया था, जो UNDP है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम, वो मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सत्य और असत्य। पहला प्रश्न है, 19वीं सदी में के मध्य में इटली 10 राज्यों में बटा था। क्या ये सत्य है कि असत्य? तो ये असत्य है। इटली 10 नहीं 7 राज्यों में बटा था। थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये इटली है 19वीं सदी के समय। तो ये हम इटली 7 राज्यों में बचा था। ये पिडमोंट है, ये सर्डिनिया है, लैम्बोर्डी, वेनेशिया, परमा, मेडोना, टस्कनी, ये पेपल राज्य जिसपे पॉप का अधिकार था, ये सिसिली के दोनों राजतंत्र हैं। यहाँ पर किसका अर्थ था? बुर्बो वंश, बुर्बो यानी कि बुर्बो राजवंश का था, राजवंश, ठीक है। लेकिन ये फ्रांस वाला बुर्बो राजवंश नहीं था, ये स्पेन वाला था। स्पेन का जो बुर्बोन राजवंश था उसका इस क्षेत्र पे कब्जा था, और इटली के जो राजा थे उनका सिर्फ सर्डिनिया और पिडमोंट पर ही कब्जा था। और ये जो मध्य वाला क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये पूरा वाला, यहाँ पर ईसाई धर्म के जो सबसे बड़े गुरु होते हैं पोप, उनका कब्जा था। और जो ये ऊपर का हिस्सा है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया हेम्सबर्ग का कब्जा था। तो मेनली हम देखें कि इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, और जो इटली के जो राजा थे उनके पास सिर्फ यही हिस्सा था। बाद में जो इटली के राजा थे वो है ना क्या करते हैं, इसको एकीकरण करवाते हैं, जिनका नाम है ना क्या बोलते हैं, इमानुअल था, इमानुअल सेकंड थे, उन्होंने ये पूरा इसको करवाया। और फिर बाद में जाकर के ये पूरा एकीकरण इटली का होता है। अगर एक हम अलग सेपरेट वीडियो में समझेंगे कि किस तरह से इटली का एकीकरण हुआ और कैसे इसमें क्या बोलते हैं गैरीबाल्डी और ना कावुर ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, मेज़नी ने इसकी शुरुआत की, तो ये हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ देखते हैं इटली कितने में था? 7 राज्यों में। तो ये जो हमारा आंसर है ये गलत हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। श्रीलंका 1956 में बौद्ध धर्म को अपना शासकीय धर्म घोषित किया। ये सही है, क्योंकि हम देखते हैं श्रीलंका स्वतंत्र कब हुआ? 1948 में, और 1956 में श्रीलंका ने सिंघली भाषा को अपनी राष्ट्रभाषा बनाया और बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, ठीक है। तो इस तरह हम कह सकते हैं ये हमारा जो आंसर है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उत्तर सत्य है।
जीडीपी का पूरा नाम सकल घरेलू उत्पाद है। तो हम इसको, ये भी सही है, थोड़ा सा हम जान लेते हैं क्योंकि कई बार 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो कि जीडीपी क्या है, या जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद हम किसे कहते हैं। तो देखिए, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का अर्थ क्या है? एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत एक वर्ष में, एक वर्ष या कौन सा, एक वित्तीय वर्ष के में, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, जितनी भी वस्तुएं उत्पादित हुई हैं और जितनी भी सेवाएं दी है, उसके मौद्रिक मूल्य को जोड़ करके हम कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। इंग्लिश में कहते हैं इसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि एक वित्तीय वर्ष शुरू होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च में, जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित की गई हैं, उनका मौद्रिक मूल्य, मौद्रिक मतलब पैसे में, मूल्य को हम जोड़ते हैं तो हम कहते हैं देश की जीडीपी होती है। ठीक है। देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना में जनसंख्या का आधार पर की जाती है। सही है, देश की प्रति व्यक्ति आय में जनसंख्या के आधार पर की जाती है, क्योंकि इसका सूत्र है राष्ट्रीय आय बटे उस वर्ष की जनसंख्या को करते हैं, यानी कि राष्ट्रीय आय का उस वर्ष की जनसंख्या से हम भाग देते हैं तो हमें क्या मिलती है? हमें मिलती है प्रति व्यक्ति आय। तो ये भी हमारा सही है। स्थिर आय नहीं होने पर काम के अवसरों में कमी होती है, ये भी सही है कि आपकी आय स्थिर नहीं हो तो आपको काम के क्या होंगे? अवसर भी कम मिलेंगे। तो हमारी सत्य हम आगे देखते हैं। सही जोड़ियां, मत्स्य पालन, बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। मत्स्य मतलब मछली को बोला जाता है। अब मछली पालन है तो ये कैसे जुड़ेगा? आपका प्राथमिक क्षेत्र में जाएगा। ठीक है। दूसरा है राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर बांध, देखो चंबल नदी को कहते हैं ना कि उसका जो पानी है वो जोश से भरा हुआ, जो चंबल नदी का पानी पीता है उसमें जोश रहता है। तो जितने भी हमारे देश के जो बड़े नेता होंगे जोश वाले, जैसे गांधी जी होंगे, जवाहरलाल नेहरू होंगे, या फिर महाराणा प्रताप जी होंगे, तो ये इन तीनों पे जो बांध बने हैं वो चंबल नदी पर बने हैं। तो यहाँ देख लो, ये जो गांधी सागर बांध बना है, फिर ये राणा प्रताप सागर और ये जवाहर सागर, ये तीनों जब भी बांध की बात आएगी, तीनों डैम हम किस पे बनाएंगे? चंबल नदी पे। तो राणा प्रताप सागर बांध किस पे जाएगा? चंबल नदी पर। फिर हीराकुंड बांध किस नदी पे होगा? तो याद रखना भैया, ऐसा कुंड जिसमें हीरा मिल रहा हो तो वो नदी नॉर्मल नहीं होगी, वो कोई बहुत महान नदी होगी, क्योंकि उसमें हीरे मिल रहे हैं। तो हीराकुंड किस नदी पे बना होगा? महान नदी पे, यानी कि महानदी पे। हीराकुंड बांध किस पे होगा? महानदी पे। ठीक है। विमुद्रीकरण, विमुद्रीकरण हुआ है अपना 2016 में। रोलेक्ट एक्ट आया है 1919 में। इसको थोड़ा सा देखेंगे, रोलेक्ट एक्ट क्या हुआ थोड़ा सा, ताकि हमें याद रहे। जो ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो कब हुआ था? 1914 शुरू होकर के 1918 तक चला। जब प्रथम विश्व युद्ध 18 में समाप्त हुआ तो ब्रिटेन जीत गया और टर्की हार जाता है। टर्की क्या हो जाता है? हार जाता है। टर्की में रहते हैं मुसलमानों के सबसे बड़े गुरु खलीफा। ठीक है। तो उनको लगता है कि अभी क्या होगा, इन पे एक बहुत बड़ी संधि ला दी जाएगी और उनका बहुत ज्यादा अपमान होगा। इस बात को लेकर के मुसलमानों में विरोध होता है और कई जगह पर इसका विरोध किया जाता है। तो ब्रिटिश लोगों को लगता है कि अभी क्या हो सकता है? दंगे हो सकते हैं। तो दंगों को दबाने के लिए दमनकारी नीति लेके आते हैं। तो अभी प्रथम विश्व युद्ध हुआ, ब्रिटेन जीतता है, तुर्की हारता है, तो स्थिति बहुत खराब होती है। तो उनको लगता है कि कुछ ऐसा तरीका लेके आए जिससे कि हम दंगों को रोक सकें, जो ना उसका दमन कर सकें। तो वो लेके आते हैं रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट लेके आते हैं 1919 में। ठीक है। 1919 में रोलेक्ट एक्ट आता है। फिर उसके बाद वो क्या करते हैं? ना वकील, ना अपील, ना दलील, और एक बहुत ही दमनकारी, जिसपे भी उनको शक है पकड़ के जेल में 2 साल के लिए डाल दो। ये भी नहीं पूछना है कि आपको क्यों पकड़ा जा रहा है, किस लिए पकड़ा जा रहा है। तो ये होता है, इसका विरोध होता है। तो इसके विरोध में लाहौर में और पंजाब में बहुत ज्यादा विरोध होता है। वहां पे सैफुद्दीन और सत्यपाल कुछ लोग इसका विरोध करते हैं। तो ये सारी कहानी है। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, फिर उसके कारण असहयोग आंदोलन होता है। तो हम इतना याद रखेंगे, रोलेक्ट एक्ट 1919 में। ठीक है। और जो उद्योग और कारखाने वो हमारे किस में जाएंगे? द्वितीयक क्षेत्र में जाएंगे। अब हम देखते हैं कुछ बांध परियोजना, क्योंकि ऊटी में आई तो अगली बार पेपर होगा, जो आगे पेपर होगा जरूरी नहीं है कि वो ही आ जाए। तो कुछ महत्वपूर्ण जो बांध है उनको हम देख लेते हैं। पहला हम ये देख लेते हैं, टिहरी यहाँ पर बंधा हुआ है। टिहरी बांध है भागीरथी नदी पे। ये भागीरथी नदी है, ये अलकनंदा नदी है, दोनों नदी मिलकर के फिर क्या बना रही है? गंगा नदी मिला रही है। तो ये टिहरी बांध है
गंगा नदी पे बना हुआ है। फिर हीराकुंड बांध, ये देखो ये महानदी है हमारी, ये महानदी नदी पर यहाँ पर हमारा हीराकुंड बांध है उड़ीसा में। फिर सरदार सरोवर बांध, ये नर्मदा नदी के ऊपर बंधा है। फिर यहाँ पे देखो गांधी सागर बांध, चंबल नदी पे राणा प्रताप सागर, और इसी के आगे जाकर के है जवाहर सागर। तो ये 3 बांध चंबल नदी पे है, ठीक है। और एक यहाँ पे और देखो, ये कृष्णा नदी पर ये बना हुआ है नागार्जुन बांध। अब कृष्ण जी किस पे नाचे थे? नाग पे नाचे थे, तो नागार्जुन बांध किस पे होगा? कृष्णा नदी पे होगा। आगे देखते हैं, एक शब्द में उत्तर देना है, ठीक है। मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए मैं ज्यादा बताऊंगी और आपको अंडरलाइन करूंगी, उतना ही आपको लिखना है, क्योंकि हमको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना, ये 2 नंबर के प्रश्न नहीं है। तो वियना की संधि कब और किसके बीच में हुई थी? वियना की संधि वियना कांग्रेस में हुई थी। और कब हुई थी ये? तो ये हुई थी 1815 में, ठीक है। कब हुई थी? 1815 में। और किस किस के बीच में हुई थी? तो ये हुई थी ब्रिटेन, प्रशा, रूस और ऑस्ट्रिया के बीच में, और ऑस्ट्रिया के बीच में। ये 4 राज्य हैं, इनके बीच में हुई है 1815 में हुई, इतना ही लिखना है। वियना की संधि 1815 ब्रिटेन, प्रशा, रूस और ऑस्ट्रिया के बीच में हुई थी। अभी थोड़ा समझेंगे क्या हुआ था। नेपोलियन ने क्या किया था, बहुत सारे यूरोप के हिस्सों पे युद्ध करके जीत लिया था। बाद में क्या होता है, वाटरलू का युद्ध होता है, उसमें क्या होता है 1815 में ब्रिटेन, प्रशा, रूस और ऑस्ट्रिया मिल करके नेपोलियन को हरा देते हैं, ठीक है। और फिर उसको हरा देने के बाद ये लोग एक समझौता करते हैं जो कि वियना में होता है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो ऑस्ट्रिया के जो चांसलर होते हैं ड्यूक मेटरनिक करते हैं। ये आपकी किताब में सब दिया हुआ है, मैं एक्स्ट्रा नहीं बता रही, बस हमें पता होना चाहिए, रिवीजन भी हो जाए इसलिए। तो 1815 में इन 4 जो देश थे इन्होंने बीच में हुई थी नेपोलियन को हराने के बाद वाटरलू के युद्ध में, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किया था मेटरनिक ने, ये और याद रखना आएगा, जो चांसलर ड्यूक थे कहाँ के? ऑस्ट्रिया के। दूसरा है पूर्ण स्वतंत्रता पाना प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो पूर्ण स्वतंत्रता आए या फिर पूर्ण स्वराज आए, कंफ्यूज नहीं होना, पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज शब्द आता है तो कब पारित हुआ? ये 1929 में हुआ है, ठीक है। 1929 लाहौर अधिवेशन, 1929 लाहौर अधिवेशन। तो देखो पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में की थी। अगला क्वेश्चन है G77 क्या है? तो G77 77 विकासशील देशों का ये समूह है, ठीक है। G77 क्या है? आप सिर्फ इतना लिखना है आपको, 77 विकासशील देशों का समूह, ठीक है, क्योंकि एक शब्द या एक लाइन में अपन को लिखना है। अभी हम समझ लेते हैं कि है क्या। तो G77 विकासशील देशों का समूह है जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और गरीबी को कम करने के उद्देश्य से बनाया गया था। कब बनाया गया? 15 जून 1964 को बनाया गया। इसका जो मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में भी है, इसके और भी कई जगह हेडक्वार्टर है, और वर्तमान में इसमें 130 देश हैं। जब बना तब 77 देश थे, इसलिए इसको G77 कह दिया। अभी इसमें कितने हो गए? 130 देश हो गए। तो गरीबी को कम करने और आर्थिक सहयोग के लिए बनाना। लेकिन आप क्या लिखेंगे, उत्तर क्या लिखेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है। तो G77 क्या है? 77 विकासशील देशों का समूह, बस। अगला है लोकतांत्रिक सत्ता में शासन के कौन कौन से अंग होते हैं? तो 3 अंग है। 3 अंग है, कौन कौन से हैं? पहला है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। 3 अंग कौन कौन से लिखे हैं? हम सिर्फ इतने लिखेंगे, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ठीक है, बस इतना ही लिखना है। आप थोड़ा समझ लो, क्वेश्चन आता है क्षैतिज बंटवारा किसे कहते हैं, या फिर आता है शासन के विभिन्न अंग कौन से हैं, सत्ता की साझेदारी वाली पार्ट से आते हैं। तो याद रखना क्षैतिज बंटवारा ही जो विभिन्न अंग हैं उनको ही ना क्षैतिज बंटवारा कहते हैं। तो इसको याद रखो, छितरे छितरे अंग मतलब छितरे छितरे अंग, क्षैतिज अंग, क्षैतिज अंग। तो क्षैतिज बंटवारा यानी कि शासन के अंग, और शासन के अंग आपको पता ही है कौन कौन से हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अगला क्वेश्चन है प्लास्टिक मनी किसे कहते हैं? इसमें हम क्या लिखेंगे? इसमें सिर्फ आपको लिखना है प्लास्टिक मनी में आप लिखना एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड,
इसको बस इतना लिखना है आपको। एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कैश कार्ड, स्टोर कार्ड, इसमें 2-3 आपको जो है उतने ही आप लिख देना, उसमें आपका आंसर हो जाएगा। अगर 2 नंबर में आए तो फिर आप लिख सकते हो कि बैंकों की तरफ से दिए जाने वाला एक प्लास्टिक कार्ड होता है जिसकी मदद से हम एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वस्तुएं खरीद सकते हैं, टिकट बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड और क्रैश कार्ड होता है। तो ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, ये हमारे सारे प्लास्टिक मनी कहलाते हैं, क्योंकि ये प्लास्टिक के होते हैं और हमको बैंक ने दिए होते हैं, और आप इस पर लिख सकते हैं। लेकिन अभी क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आया तो हम सब लिखेंगे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो कृषि क्षेत्र में पाई जाती है छुपी हुई बेरोजगारी। कौन सी बेरोजगारी? छुपी, छिपी बेरोजगारी या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी। अभी है क्या, थोड़ा सा समझते हैं छुपी और प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है। तो देखो, छुपी बेरोजगारी एक ऐसी बेरोजगारी जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई ना दे, उसे छुपी बेरोजगारी कहते हैं, या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है। जब किसी कार्य को करने की आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे होते हैं तो इन श्रमिकों को, मतलब एक काम है उसमें 10 लोग कर रहे हैं, ठीक है, और वो काम करना कितने लोग सकते हैं? 5 लोग। तो इसका मतलब क्या है, 5 लोग एक्स्ट्रा है। अगर हम उनको हटा दें तो भी काम के समय और गुणवत्ता में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 5 लोग फालतू में काम कर रहे हैं, तो हम उसे कह सकते हैं छुपी हुई बेरोजगारी। वो बेरोजगारी है एक तरह से, पर वो दिखाई नहीं दे रहा है, वो प्रच्छन्न है, ठीक है। और कृषि में हमको इस तरह की बेरोजगारी दिखती है, यानी कि एक खेत पे एक आदमी काम कर सकता है, वहां पे 2 या 3 लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों के पास कोई और काम है नहीं। इसे हम कहते हैं छुपी हुई बेरोजगारी। और इसी का विपरीत आता है खुली बेरोजगारी। खुली बेरोजगारी में क्या होता है, कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो काम करना चाहता है और काम करने के साथ साथ वो उस काम के योग्य भी है, लेकिन उसको काम मिल नहीं रहा। जैसे आपने देखा पढ़े लिखे लोग हैं या फिर इंजीनियर है या फिर डिग्रीधारी लोग हैं, वो किसी जॉब के लिए योग्य हैं पर उन्हें फिर भी जॉब नहीं मिल रही। तो इस तरह की बेरोजगारी को हम क्या कहते हैं, खुली हुई बेरोजगारी या ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। आगे देखते हैं, लास्ट हमारा क्वेश्चन है मानचित्र। तो मानचित्र को हमें बनाना है। जलोढ़ मिट्टी, तो सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी समझो, जल के द्वारा ढोकर लाई जाने वाली मिट्टी। जहां जहां आपको नदियां मिलेंगी वहां वहां जलोढ़ मिट्टी बना दो। ये पूरा सेक्शन को आप इस तरह से सिंपली इतना एरिया कर दो, और ये थोड़ा सा ये यहाँ पर सारी नदियां, तो इसको लिख दीजिए आप क्या, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। फिर काली मिट्टी, तो काली मिट्टी हमारी कहाँ मिलती है, महाराष्ट्र, और यहाँ पे नीचे के हिस्से में ये पूरा इतना हिस्सा बना, और यहाँ पे एक लीजेंड बना दो। ये हमारी क्या हो गई, काली मिट्टी, ठीक है। अगला क्या है, मरुस्थली मिट्टी। तो ये जो हमारा राजस्थान का लगा हुआ क्षेत्र है, यहाँ पर मिलती है हमारी मरुस्थली मिट्टी। ये क्या होगा, मरुस्थली मिट्टी, मरुस्थली मिट्टी, ठीक है। इसके बाद हीराकुंड बांध, तो हमने देखा था यहाँ पे उड़ीसा में, यहाँ पे बना करके ये कर दो, हीराकुंड बांध किस नदी पे है, बिल्कुल सही, महानदी पर। अगला है महानदी, तो ये ऐसे करके थोड़ा सा इसको ऐसे करके यहाँ पर ये आपकी क्या हो गई, महानदी। फिर मिलता है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे गुजरात में, यहाँ पे बनाइए और लिखिए सरदार सरोवर बांध। अगला है कर्क रेखा, तो कर्क रेखा में गुजरात का जो ऊपर का इसे क्रॉस कीजिए, और यहाँ पर त्रिपुरा और मिजोरम जो आपको दिख रहा है इसको क्रॉस करेंगे, फिर इनको मिला दीजिए, ठीक है। ये हमारी कर्क रेखा है, और कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसकी एक ट्रिक है, गुरु मा छाछ पी तुमी, गुरु माँ छाछ पी तुमी, ठीक है। तो गु से गुजरात, रू से राजस्थान, माँ से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, पी से पश्चिम बंगाल, तू से त्रिपुरा और मी से मिजोरम। तो ये 8 राज्य, इनसे होकर के का है कर्क रेखा
गुजरती है। अगला अगला है भाखड़ा नांगल। ये सतलज नदी पर है, पंजाब हरियाणा में। यहाँ पर ये आपको बना दीजिए, इसको लिख दीजिए, सतलज नदी पे भाखड़ा नांगल बांध। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओटी और ये हमने देखे। थैंक यू। अगर कुछ गलत और सही लगता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं।